Hello everyone, welcome to all of you in my channel. Myself Hardev Singh, and today I am going to discuss with you the important topic of taxation, that is goods and services tax. And in this video I'll try to explain to you regarding some basic terminologies of GST Act 2017. तो मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट नंबर 1 के अंदर जितना भी बेसिक हो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट का वो कवर करूंगा, और जो बाकी पेंडिंग वीडियो होगा उसके लिए आपको मैं नेक्स्ट पार्ट दूंगा, पार्ट नंबर 2. So I'll try to explain all the basic terms of goods and services tax act. So let's start. लेकिन शुरू करने से पहले जो जिनको अभी तक जीएसटी का मतलब नहीं पता उनके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ. जैसे कि आप देख रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज गुड्स एंड वन इज सर्विसेज. तो ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, गुड्स और सर्विसेज. तो गुड्स का मतलब हो गया कि मटेरियल विच मे बी इन फिजिकल फॉर्म और मे बी इन एनी अदर फॉर्म, एंड सर्विसेज का मतलब हो गया जो हम किसी से सर्विसेज ले रहे थे. बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एक्ट गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर टू बी सेपरेटली बी टैक्स्ड. मतलब दोनों के लिए अलग अलग टैक्स की प्रोविजंस थी, अलग अलग इंडायरेक्ट टैक्सेस बने हुए थे. लेकिन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एक्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 इन दोनों के लिए एक ही जो टैक्स था वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया इंडिया के अंदर. ये 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ. ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बट एक्सपेक्ट सम, कुछ गुड्स और सर्विसेज को छोड़कर, जो कि हम आगे देखेंगे, कुछ गुड्स नहीं इसके अंदर कवर हो रही. तो इस तरह से ये सारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट था 2017 1 जुलाई को पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर इंप्लीमेंट हुआ था. तो आज हम इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना होगा कि प्रीवियस इंडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम किस तरह का था. तो जैसे कि इंडायरेक्ट टैक्स का मतलब आपको सभी को मालूम ही होगा. इंडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू दोस टैक्स विच इम्पोज्ड ऑन डिफरेंट पर्सन बट कलेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट पर्सन. किसी और के ऊपर लग रहा है टैक्स, किसी और से कलेक्ट किया जा रहा है, किसी और के द्वारा गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया जा रहा है. सो दिस वन इज द इंडायरेक्ट टैक्स. तो पहले कौन कौन सी इंडायरेक्ट टैक्स से हम देख लेते हैं. सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हम देखने जा रहे हैं प्रीवियस, जो जीएसटी के इंप्लीमेंट होने से पहले थे. द फर्स्ट वन इज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी. सो देखिए एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एक्साइज ड्यूटी जो एक इस तरह का टैक्स था जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लग रही थी. जब गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग होती थी तब इसका इंसिडेंस जो था वो गुड्स के ऊपर लेवाइड था टैक्स. बट पेमेंट ऑफ टैक्स विल बी मेड व्हेन द गुड्स आर टू बी रिमूव फ्रॉम द फैक्ट्री गेट. तो जैसे गुड्स और आर्टिकल बनने शुरू हो जाते थे फैक्ट्री के अंदर, उसी टाइम पर ये टैक्स जो था गुड्स के ऊपर लग जाता था, एक्साइज ड्यूटी इंपोज हो जाती थी. लेकिन इस टैक्स की पेमेंट दी जाती थी व्हेन द गुड्स आर टू बी एक्चुअली रिमूव फ्रॉम द फैक्ट्री गेट. जैसे गुड्स फैक्ट्री गेट से बाहर निकलती थी तब इसकी पेमेंट दी जाती थी. एंड नेक्स्ट वन थी एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज. ये कुछ एडिशनल ड्यूटी एड ऑन की गई थी कि ड्यूटी के बाद एक एडिशनल ड्यूटी लग रही थी, उसको हम एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज बोलते थे. ये भी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही लगती थी. नेक्स्ट एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज दैट इज सीवीडी एंड एसएडी. दैट इज सीवीडी का मतलब होता है कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी एंड एसएडी का मतलब होता है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी. ये इसलिए लगाई जाती थी ताकि कुछ आइटम्स और कुछ गुड्स ऐसी थी जिनकी प्रोडक्शन थी जो वो इंडिया में की जाए, तो उस टाइम के ऊपर ये स्पेशल, ताकि उनकी डिमांड ज्यादा ना हो, उनकी डिमांड को कम रखने के लिए ये कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी लगाई जाती थी. उसको हम बोलते थे सीवीडी शॉर्ट में. और एसएडी थी स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, जो जिसका कोई स्पेशल गुड्स थी जिनके ऊपर ये एडिशनल ड्यूटी जो है चार्ज की जा रही थी. नेक्स्ट वन इज सर्विसेज टैक्स. सर्विसेज टैक्स एवरीवन नो दैट इम्पोज्ड ऑन द सर्विसेज. एंड नेक्स्ट वन इज सरचार्ज एंड सेस. सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, कि पहले से एक टैक्स लगा है उसके ऊपर आप सरचार्ज लगा दें, उसकी वैल्यू ऐड करके उसके ऊपर आप सरचार्ज लगाएं. सेस क्या था, जो टैक्स का पोर्शन है उसके ऊपर आप ऐड करेंगे. जैसे मैं सरचार्ज और सेस का आपको बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अमाउंट है 1000 रुपीज अमाउंट है. इसके ऊपर मान लेते हैं जी सरचार्ज है हमारा 10%. तो 10% कितना बनेगा आपका, इसका 10% बनेगा 100. तो 100 हो गया आपका सरचार्ज और सेस. तो ये थी आपकी अमाउंट ऑफ एक्चुअल टैक्स, उसके ऊपर आपने एक और से अलग से सेस लगा दिया या सरचार्ज लगा दिया. सो टैक्स अपॉन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स. और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था कस्टम ड्यूटी. लेकिन कस्टम ड्यूटी आज भी इंप्लीमेंट है, तो इसलिए वो रिमूव नहीं हुई. अगर आप फॉरेन से कोई गुड्स मंगवा रहे हैं या भेज रहे हैं तो एट दैट टाइम
custom duty will be imposed, or still that duty is to be imposed. And now come on the state taxes. Before implementation of GST, all these are the state taxes which were exist in India. First one is state VAT or sales tax. VAT सभी को मालूम है, वैल्यू एडेड टैक्स. तो जो स्टेट वैट थी एट द टाइम ऑफ सेल, जब गुड्स को बेचा जाता था सेल के टाइम के ऊपर ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोज की जाती थी वैट. Next one is central sales tax. When goods are to be removed from one state to another state, then CST is to be imposed by the state government. जब गुड्स विद इन स्टेट मूव हो रही थी देन वैट बना हुआ था, जब गुड्स मूव हो रही थी आउट ऑफ द स्टेट और फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट देन CST. नेक्स्ट वन इज परचेज टैक्स विच इम्पोज्ड ऑन द परचेज. जब कुछ खरीदते थे उसके लिए अलग से एक टैक्स बना हुआ था चार्ज बाय द स्टेट, उसको बोला जाता था परचेज टैक्स. Next, the entertainment tax which imposed on the entertainment activity like movie shows, cinema tickets, restaurants, all these kind of entertainment activities. Luxury tax imposed on the luxurious items, कोई महंगी आइटम थी उनके ऊपर लग रहा था एक्स्ट्रा. Entry tax when goods are to be enter into any particular state from the other state, तो तब ये टैक्स लग रहा था एंट्री टैक्स, जिसको हम चुंगी भी बोल देते थे. And taxes on lottery, betting and gambling. लॉटरी के ऊपर बैटिंग, बैटिंग मतलब हो गया कि सट्टे बाजारी का कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट अलग से एक टैक्स लगा रही थी. एंड सरचार्ज और सेस अगेन चार्ज. लेकिन ऑल दीज टैक्सेस आर सबसम्ड इन द GST टैक्स. जितने भी ये मैंने आपको टैक्सेस बताए हैं ये सारे टैक्स आफ्टर इंप्लीमेंटेशन, और वी कैन से दैट आफ्टर ऑफ 31st of June 2000, sorry 30th of June 2017, or we can say that from the 1st July 2017 all these center and state taxes are subsumed in a single tax known as GST, that is Goods and Services Tax Act 2017. तो इस तरह से जितने भी सारे टैक्सेस थे एक टैक्स के अंदर मर्ज हो गए, सबसम्ड हो गए, जिनको बोला जाता है जी GST, विच इज नोन एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट. तो ये थी एक पुराने टैक्सेस की सारी हिस्ट्री की, किस तरह से पहले इंडायरेक्ट टैक्सेस हमारे इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे थे और किस तरह से ये टैक्सेस जो है खत्म हुए. नाउ नेक्स्ट वन, द न्यू टैक्सेशन सिस्टम, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. तो एवरीवन नो दैट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ इंडायरेक्ट टैक्स विच इज ऑल्सो नोन एज, इसको एक नाम दिया गया कंजप्शन बेस्ड टैक्स, सॉरी जिसको एक नाम दिया गया कंजप्शन बेस्ड टैक्स. इसको कंजप्शन बेस्ड टैक्स क्यों बोला जा रहा था? बिकॉज दिस टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द कंजप्शन ऑफ द गुड्स. जब और जिस स्टेट में गुड्स को कंज्यूम किया जा रहा था उस स्टेट के अकॉर्डिंगली जो टैक्स लगेगा. जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, मान लेते हैं कि एक पर्सन अमृतसर का रहने वाला है, पंजाब का, स्टेट हो गई पंजाब. वो पर्सन दिल्ली से कुछ बाय कर रहा है, कुछ खरीद रहा है, लेकिन जो भी उसने बाय किया दिल्ली से उसको पंजाब में आके अमृतसर में आके कंज्यूम कर रहा है. मतलब मान लेते हैं कोई ईटेबल थिंग थी तो वो यहां पर आकर कंज्यूम करना है, तो नेचुरली सी बात है अगर तो उसने अपना GST नंबर उसके पास है, उसने नंबर दिया था अपना, मतलब जिससे उसने दिल्ली में बाय किया उसको अपना GST नंबर दिया, तो इस केस में IGST इंपोज होगा क्योंकि उसका नंबर कहाँ का होगा, अमृतसर का, पंजाब का. तो इसलिए उसके ऊपर क्या इंपोज होगा, IGST, बिकॉज स्टेट कोड GST नंबर के साथ मेंशन्ड होगा. लेकिन अगर उसने दिल्ली में प्रोडक्ट बाय किया, वो खुद भी दिल्ली का रहने वाला है, जब उसने GST नंबर दिया वो भी दिल्ली का निकला, तो क्या लगेगा आपको, लोकल टैक्स लगेगा. मतलब जो लोकल CGST SGST विल इंपोज, वो इंपोज होगा. तो इट मींस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर आपको देखना होता है कि किस जगह पर वो कंजप्शन हो रही है, इसलिए इसको कंजप्शन बेस्ड टैक्स भी बोला जाता है. यूज्ड इन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए ए पर्सन ने कोई गुड्स बनाई है, बी को बेची है, बी भी बिजनेसमैन है, ए भी बिजनेसमैन है, तो ए जो है वो बी से चार्ज करेगा, बी ने फर्दर सी को बेची है वो सी से चार्ज करेगा. हर स्टेज के ऊपर जब भी वैल्यू निकलेगी गुड्स की आफ्टर इंक्लूड द प्रॉफिट, उसमें टैक्स जो है एड ऑन होता जाएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेज. जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरे पास, मैं हूं एक मैन्युफैक्चरर, मैंने एक आर्टिकल तैयार किया अपने पास, उसकी कॉस्ट आई 100 रुपीज. मैं इसके अंदर GST ऐड कर रहा हूं, सपोज 20% रेट है तो मैं 20% GST ऐड कर रहा हूं, तो अब मैं कितने चार्ज करूंगा, 120. जिसको मैंने बेचा उसको कितने पर मिला, 120. अब मान लेते हैं उसने अपना 30 रुपीज मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऐड किया, दिस वन इज अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट. तो अब वो कितने की गुड्स होगी उसके लिए, 150 उसके लिए
ये होगी आफ्टर एडिंग द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अब इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। मान लेते हैं इसके ऊपर फिर से 20% लग गया, तो अब 150 का 20% लगेगा जी 30 रुपीज। तो अब 30 रुपीज इसके ऊपर टैक्स लग रहा है। तो इसका मतलब हर स्टेज के ऊपर वैल्यू ऐड हो रही है और टैक्स ऐड हो रहा है। तो इसलिए इसको बोल देते हैं आप मल्टी स्टेज टैक्स। तो देखा जाए जो ये पर्सन था, इस पर्सन ने, मान लेते हैं ये ए पर्सन ने बेची थी। अब यहाँ पर ये बी पर्सन है जो कि 180 की गुड्स फर्दर बेच रहा है आफ्टर इंक्लूडिंग टैक्स। तो ये हो गया आपका पर्सन नंबर बी। तो अब देखा जाए तो बी ने कितना टैक्स कलेक्ट किया कस्टमर से, 30 रुपीज जीएसटी। और ए ने आपसे मतलब बी से कितना लिया, 20 रुपीज। अब बी ने कितना ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया, 10 रुपीज ज्यादा कलेक्ट किए हैं, क्योंकि बी ने ए को दिया था 20, लेकिन जो बी है उसने फर्दर कस्टमर से चार्ज कर लिया। मान ली इसने किसी कस्टमर को भेज दिया, उससे कितना चार्ज कर लिया, 30। तो अब ज्यादा कितना लिया, 10 रुपए। ये 10 रुपए बी को जमा करने होंगे। अगर वो बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। किसके बिहाफ पर, ए के बिहाफ पर, क्योंकि ए ने उससे लिया था 20, उसने कस्टमर से लिया 30। अब वो जो 30 रुपीज थे वो गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। उसके बीच का जो डिफरेंस होगा, जितना उसने टैक्स दिया और जितना उसने लिया, उन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट। सो दैट्स व्हाई ये एक मल्टी स्टेज टैक्स है। हर स्टेज पर आप देख रहे हैं टैक्स ऐड हो रहा है वैल्यू ऐड होने के बाद। सो इट्स ऑल्सो अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जिस डेस्टिनेशन पर गुड्स आ रही है उसको ध्यान में रखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली या तो आईजीएसटी या फिर लोकल टैक्स लगेगा। एंड it has subsumed almost all the indirect taxes except a few state taxes. So कुछ स्टेट के टैक्सेस को छोड़कर बाकी सारे इसके अंदर मर्ज है। वो हम आगे जाके देखेंगे कौन कौन से मर्ज नहीं हुए। So multi-stage as it is the GST imposed at every step in production process. तो जहां जहां से प्रोडक्शन से गुड्स निकल रही हैं, ए ने प्रोड्यूस कर बी को दे दी, बी ने प्रोड्यूस कर आगे फर्दर अपने सी को दे दी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग यूनिट है, तो हर यूनिट पर ये स्टेप जो है लगता जाएगा, जीएसटी इंपोज होती जाएगी। लेकिन ये जो बिजनेसमैन है उनको रिफंड कर दी जाएगी, रिफंडेड टू ऑल द पार्टीज इन द प्रीवियस स्टेज। क्योंकि हमने जैसे देखा है, अभी ए भी बिजनेसमैन था, बी भी था। ए ने 20 रुपीज क्लेम किए बी से, और बी ने फर्दर कस्टमर से क्लेम कर लिए 30। तो इसी तरह से ये जो पर्सन था ए, इसने रॉ मटेरियल बाय किया होगा, इसने जब बाय किया इसने पे किए थे, इसने क्लेम कर लिए इसे। तो इट मींस यहाँ पर आपको रिफंड मिलता जाएगा इफ यू आर अ बिजनेसमैन। लेकिन इसका फाइनल बर्डन किस पर जाएगा, अल्टीमेट और फाइनल बर्डन ऑन द कंज्यूमर। तो ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा किस तरह से इसका अल्टीमेट बर्डन जो है वो कंज्यूमर के ऊपर है। And the tax come into effect, this one is important, from the 1st July 2017 through the implementation of 101st amendment। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 101 अमेंडमेंट के साथ ये एक्ट बन गया, एंड इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट किया बनाकर। और जीएसटी रिप्लेस एग्जिस्टिंग मल्टीपल टैक्सेस, जो बहुत सारे हमने देखे हैं पीछे, उनको खत्म कर दिया गया बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें, इसको ड्यूल टैक्स आस्पेक्ट भी बोला जाता है। ड्यूल टैक्स आस्पेक्ट, ड्यूल इसलिए बोला जाता है बिकॉज सेंट्रल एंड स्टेट बोथ गवर्नमेंट लिवाइड दिस टैक्स। तो दोनों गवर्नमेंट मिलकर इस टैक्स को लिवाइड कर रही हैं, सो इसलिए इसको ड्यूल आस्पेक्ट ऑफ टैक्सेस भी बोला जा रहा है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन गिवन टू द सेंटर एंड स्टेट बोथ। क्योंकि सेंटर के भी आप कुछ मेंबर देखेंगे और स्टेट के भी मेंबर देखेंगे। ये नहीं है कि 100% जो कंट्रोल है, शेयर है, वो सेंटर का है। इसमें दोनों का ही शेयर है, सेंटर एज वेल एज स्टेट। सो दैट्स व्हाई इसको हम बोल देते हैं ड्यूल आस्पेक्ट। नाउ इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इसका फाइनल बर्डन जो है जीएसटी का ऑन द कंज्यूमर, ऑन द कस्टमर है। तो देखिए हेयर रॉ मटेरियल, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है जी रॉ मटेरियल से। एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने रॉ मटेरियल बाय किया, नेचुरली सी बात है, अगर आप रॉ मटेरियल बाय कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर भी जीएसटी लग रहा होगा। तो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर पे जीएसटी। मैन्युफैक्चरर ने क्या पे किया जी, जीएसटी। एंड दिस वन इज अ मिस्टर मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर है, ये नजर आ रहा है, ये आपको मैन्युफैक्चरर है। इसने जब भी बाय किया होगा रॉ मटेरियल आफ्टर पेइंग जीएसटी, मान लेते हैं इसने जीएसटी का टैक्स दिया है 50 रुपीज, ये टैक्स की अमाउंट लिख रहा हूं मैं, 50 रुपीज टैक्स दिया और गुड्स इसके पास क्या हुई, आ गई, रॉ मटेरियल इसके पास आ गया। अब फर्दर दैट मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, इसने गुड्स बनाई, बनाने के बाद उसके ऊपर जीएसटी लगाई, टैक्स लगाया, ये टैक्स का मतलब है जीएसटी। एंड सेंड दीज गुड्स टू द होलसेलर, होलसेलर को गुड्स भेज दी,
होलसेलर ने क्या दिया इसको? टैक्स, क्योंकि इसने बिल के अंदर टैक्स चार्ज किया होगा होलसेलर से। इसका मतलब इसकी जेब से गुड्स चली गई और टैक्स इसकी जेब में आ गया, जीएसटी इसके पास आ गया। दिस वन इज अ जीएसटी, इसके पास जमा हो गया। एवरीवन नो दैट कि जीएसटी इसका हिस्सा नहीं है, जीएसटी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। तो ये क्या करेगा, जितना इसने जीएसटी पे किया यहाँ पर 50 रुपीज और जितना इसने यहाँ पर कलेक्ट किया, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेगा और डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट। तो मान लेते हैं यहाँ पर इसने, जो मैन्युफैक्चरर है उसने होलसेलर से टैक्स जो कलेक्ट किया, यहाँ पर देख लेते हैं, टैक्स कलेक्ट किया ₹60 कलेक्ट किया है टैक्स जीएसटी, और पे कितना किया था ऑन द रॉ मटेरियल 50। इट मींस कितने रुपए ज्यादा है मैन्युफैक्चरर के पास? 50 माइनस 60, 10 रुपीज ज्यादा है। वो 10 रुपीज किसको डिपॉजिट करेगा? टू द गवर्नमेंट, बिकॉज इट्स अ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्टली पेमेंट हो रही है टैक्स की गवर्नमेंट को। सो दिस वन इज अ होल मेथड और क्राइटेरिया ऑफ पेमेंट अंडर द जीएसटी लॉ। तो यहाँ पर समझिए, होलसेलर के पास गुड्स आई एंड होलसेलर ट्रांसफर द सेम गुड्स टू द रिटेलर एंड अगेन रिटेलर पे द अमाउंट ऑफ टैक्स टू द होलसेलर। देन फाइनली रिटेलर सेल द गुड्स टू द कस्टमर। अब फाइनली रिटेलर ने गुड्स भेज दी है कस्टमर के पास एंड कस्टमर ने क्या जमा करवा दिया जी? टैक्स। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा ये पर्सन, दिस पर्सन। क्यों? बिकॉज दिस वन इज अ कस्टमर, ये कस्टमर है एंड हमने अभी देखा है कि ये कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, क्योंकि जो कस्टमर है अल्टीमेट बर्डन ऑफ द टैक्स बी ऑन कंज्यूमर और द कस्टमर। फंसेगा कौन? कस्टमर। देखिए इसको भी कोई नुकसान नहीं है, इसको भी कोई नुकसान नहीं है टैक्स का, इसको भी कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने जितना टैक्स पीछे दिया था वो इसने इससे ले लिया होलसेलर से, जो होलसेलर ने टैक्स दिया था मैन्युफैक्चरर को वो उसने रिटेलर से ले लिया, जो रिटेलर ने दिया था होलसेलर को वो इसने इससे ले लिया। तो मतलब क्या हुआ कि ये टैक्स इसको दे रहा है, ये टैक्स इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है। तो लेकिन मैन्युफैक्चरर टैक्स इससे ले रहा है, होलसेलर इससे ले रहा है, ये इससे ले रहा है। तो फाइनली फर्स्ट कौन गया? ये वाला पर्सन। सारा टैक्स का बर्डन, अल्टीमेट बर्डन ऑफ द टैक्स बी ऑन रिटेलर, or sorry, be on the consumer, because customer paid tax to the retailer and at the time of consuming goods, जब वो गुड्स कंज्यूम करेगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जीएसटी के अंदर अल्टीमेट बर्डन जो है वो कंज्यूमर का है। नेक्स्ट वन इज आइटम्स विच आर नॉट कवर्ड अंडर द जीएसटी। फर्स्ट वन इज अल्कोहल फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। अगर कोई ह्यूमन अपने पीने के लिए, दिस वन इज अ इंपॉर्टेंट कंडीशन टर्म, अगर अल्कोहल ली जा रही है फॉर द कंजप्शन पर्पस, मान लीजिए अगर अल्कोहल ली जा रही है किसी अदर पर्पस के लिए, लाइक मेडिसिन के लिए या किसी और पर्पस के लिए, तो उसका जिक्र नहीं है यहाँ पर, उसके ऊपर जीएसटी लग सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इफ अल्कोहल फॉर द ह्यूमन कंजप्शन आर नॉट कवर अंडर द स्कोप ऑफ जीएसटी, so power of tax remain in the hands of state government. So all the previous indirect taxes like excise duty, VAT, and now due to the coronavirus there is one new special corona fees also be imposed on the liquor consumption for alcohol for human consumption. So next item is 5 petroleum products: crude oil, diesel, petrol, natural gas, and aviation tribune fuel. All these are also नॉट कवर्ड इन द स्कोप ऑफ जीएसटी, क्योंकि जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनके ऊपर अभी तक जीएसटी नहीं इम्पोज किया गया। अभी तक उनके ऊपर प्रीवियस टैक्स जो थे, वैट, एक्साइज ड्यूटी, ऑल द प्रीवियस टैक्सेस वाज इम्पोज्ड। नाउ तंबाकू आइटम्स, तंबाकू बेसिकली द पार्ट ऑफ जीएसटी बट द पावर टू लिवाई द एडिशनल एक्साइज ड्यूटी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तंबाकू के ऊपर जीएसटी लग रहा है नो डाउट, लेकिन एक एडिशनल ड्यूटी अभी भी लगाई जा रही है विच आर स्टिल वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके ऊपर जो ड्यूल हमने देखा था स्टेट और सेंटर, वो अभी नहीं लग रहा। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज द एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन द तंबाकू रिलेटेड आइटम्स। नाउ कम ऑन द जीएसटी काउंसिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जीएसटी की काउंसिल किस तरह से है, सारा उसका स्ट्रक्चर क्या है, लेट्स स्टार्ट और डिस्कस विद द स्ट्रक्चर। फर्स्ट, चेयरपर्सन, इसका चेयरमैन कौन होगा? यूनियन मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन एंड एट प्रेजेंट आवर फाइनेंस मिनिस्टर इज निर्मला सीतारमन। सो वाइस चेयरपर्सन, चेयरपर्सन के बाद बात आती है वाइस चेयरपर्सन की। इसका वाइस चेयरपर्सन कौन होगा? सिलेक्ट किया जाएगा अमंगस्ट द मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए हमने अभी पीछे देखा था कि एक ड्यूल एस्पेक्ट है, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। सो दैट्स वाई जो भी इसका वाइस चेयरपर्सन होगा वो सिलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज मेंबर्स।
member of finance and all the minister of finance, taxation of each state, so all these become the member. जो फाइनेंस मेंबर्स हैं फाइनेंस के हैं वो भी मेंबर बन सकते हैं, या जो मिनिस्ट्री है जिनके पास फाइनेंस की वो भी मेंबर बन सकते हैं किसी भी स्टेट के, फ्रॉम एनी स्टेट। लाइक पंजाब है तो पंजाब की स्टेट का कोई भी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है वो मेंबर बन सकता है। टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट, हर स्टेट का जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उसका टैक्सेशन मिनिस्टर भी बन सकता है। नेक्स्ट वन इज कॉरम। पहले तो मैं कॉरम का मीनिंग बता देता हूं जिनको नहीं मालूम है। कॉरम बेसिकली अ ग्रुप ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन विच मस्ट बी प्रेजेंट फॉर अटेंड अ वैलिड मीटिंग। कम से कम कितने मेंबर की रिक्वायरमेंट है एक वैलिड मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तो उसको हम बोल देते हैं, उस सारे ग्रुप को बोल देते हैं कॉरम। जैसे एग्जांपल है, मान लेते हैं जी हमारी एक कंपनी है, हमने उस कंपनी में मीटिंग करनी है, तो नेचुरली सी बात है उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पहले से डिसाइड होंगे कि कितने नंबर ऑफ मेंबर एक मीटिंग में हैं, मौजूद है, प्रेजेंट है, तो हम मीटिंग कर सकते हैं या वो मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। मान लेते हैं जैसे प्राइवेट कंपनी का रूल है कि मिनिमम 2 मेंबर्स क्वारम में प्रेजेंट होने चाहिए तो मीटिंग वैलिड होगी, और पब्लिक कंपनी का रूल है कि जो मिनिमम से मिनिमम मेंबर है वो 5 होने चाहिए क्वारम के अंदर, फिर वो मीटिंग अटेंड करते हैं तो वैलिड होगी। उसी तरह से जीएसटी के अंदर, जीएसटी काउंसिल के अंदर, इफ द 50% ऑफ टोटल मेंबर बी प्रेजेंट देन मीटिंग शुड बी कंसिडर एज अ वैलिड मीटिंग। जितने टोटल मेंबर है उनका हाफ 50%। देन स्टेट 2/3 वेटेज, इसका मतलब क्या है? स्टेट 2/3 वेटेज का मतलब बता देता हूं। इसका मतलब है कि वोट कास्ट करने का राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास 2/3, मतलब जो वोट करते हैं, वोट बेसिकली क्यों की जाती है, अगर कोई नया अमेंडमेंट करना है एक्ट के अंदर, कोई नया रूल पास करना है, तो उसके लिए स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर है, लेकिन वो पावर किस तरह से है ये देखना होगा। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास टोटल जितना टोटल वोट कास्ट होगा उसका 2/3 हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा और 1/3 वेटेज दी जाएगी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्योंकि कोई भी रेजोल्यूशन, मेमोरेंडम या कुछ भी पास करना है तो उसके लिए जरूरी क्या है? वोट देना, वोट कास्ट करना बाय द मेंबर्स। तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का वोट होगा 2/3 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वेटेज इज 1/3। नेक्स्ट वन इज डिसीजन बाय 75% ऑफ मेजोरिटी। अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो कम से कम 75% लोग अगर फेवर में है देन यू कैन टेक दैट डिसीजन। मान लेते हैं जी टोटल 100 मेंबर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक, तो 100% में से 35% इस तरह के हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं हम इस एग्रीमेंट से सहमत नहीं है, और 65 बोल रहे हैं वी आर एग्री। बट अब देखा क्या जाएगा? मेजोरिटी ऑफ 75%, इट मीन जो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा कम से कम 75% मेंबर्स का सहमत होना जरूरी है। लास्ट वन इज काउंसिल टू मेक रिकमेंडेशन ऑन एवरीथिंग रिलेटेड जीएसटी इंक्लूडिंग लॉ, रूल्स एंड रेट्स। तो काउंसिल जो है वो उसकी रिकमेंडेशन होगी जीएसटी के हर एक इंपॉर्टेंट रूल, लॉज, रेट, सब कुछ। मतलब ये काउंसिल जितना भी जीएसटी के अंदर आपने कोई नया अमेंडमेंट करना है, रूल कोई ऐड करना है, कोई रेट चेंज करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना, ये सारा कुछ किया जाएगा बाय द जीएसटी काउंसिल विद द मीटिंग, प्रॉपर मीटिंग करने के बाद। नाउ द फीचर्स ऑफ जीएसटी। फर्स्ट फीचर इज देयर ऑल लिमिट फॉर द एग्जम्पशन। एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? ₹40 लाख। एंड फॉर सम स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट द लिमिट इज 20 लाख। इसका मतलब क्या है? अगर आपकी एनुअल टोटल, अगर आपकी टोटल जो टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर आपकी टोटल सेल का है। अगर आपकी टोटल जो सेल है, अगर आप सर्विस सेक्टर में तो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी आपकी सेल ही है एक तरह की। अगर आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो जो गुड्स हैं, तो अगर उनकी जो एक साल में या टोटल वैल्यू 40 लाख से ऊपर है, अगर 40 लाख से ज्यादा की आप सेल कर देते हैं तो इट मीन्स कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। सो दिस वन इज अ कंडीशन। और 20 लाख कंडीशन है फॉर सम स्पेशल स्टेट्स, लेकिन इसमें ध्यान रखना होगा आउट ऑफ स्टेट आप गुड्स नहीं बेचेंगे। नेक्स्ट वन इज 5 टैक्स रेट्स, नेमली 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। टोटल 5 रेट ऑफ टैक्सेस अवेलेबल है। यही 5 तरह के रेट है जो इस जीएसटी एक्ट के अंदर है। सम गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी एग्जाम्प्ट। कुछ जो गुड्स और सर्विसेज हैं विच आर नॉट कवर्ड इन द स्कोप ऑफ जीएसटी, जो कि मैं वीडियो नंबर 2 में कोशिश करूंगा कवर करने की। सेपरेट टैक्स रेट फॉर द प्रीशियस आइटम, प्रीशियस मेटल्स। कुछ जो लग्जरी आइटम, प्रीशियस आइटम्स है जैसे गोल्ड और डायमंड, उनके लिए अलग से रेट है। उनके लिए रेट क्या है ये आपको याद रखना होगा। 3% ऑन द गोल्ड एंड गोल्ड आइटम्स एंड 0.25% ऑन द डायमंड। क्योंकि ये महंगी आइटम है, इनके लिए रेट जो है वो स्पेशल दिया गया।
सबसमिंग द टैक्स एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कितने सारे टैक्स को सबसम्ड कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया इन अ सिंगल टैक्स नोन एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कंजप्शन बेस्ड टैक्स, ये भी हम देख चुके हैं कि कंजप्शन बेस्ड टैक्स है बिकॉज अल्टीमेट बर्डन ऑन द कंज्यूमर, और जिस स्टेट में कंज्यूम किया जाएगा उसी के हिसाब से टैक्स लगेगा। वन रेट अक्रॉस द कंट्री, जिसको आपको शायद याद होगा कि जब ये टैक्स बना था इसको नाम दिया गया था वन नेशन वन टैक्स, कि अगर भारत एक है तो टैक्स भी एक हो, तो इसलिए पूरे इंडिया के अंदर एक तरह के रूल्स रेगुलेशन और टैक्स लगेगा, वन नेशन वन टैक्स। टैक्सेबल इवेंट दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या है कि टैक्स कब लगेगा, जैसे एक्साइज ड्यूटी में मैंने आपको बताया था कि टैक्सेबल इवेंट था व्हेन गुड्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, लेकिन टैक्स पे किया जाता था एट द टाइम ऑफ रिमूवल। तो यहाँ पर टैक्सेबल इवेंट क्या है जी, सप्लाई, बेसिकली सप्लाई यहाँ पर टैक्सेबल इवेंट है। जब गुड्स आपने सप्लाई कर दी, सप्लाई का मतलब क्या होता है, बार्टर, एक्सचेंज करना, गुड्स के बदले में गुड्स लेना, किसी को गुड्स ट्रांसफर करना या सेल करना, ट्रांसफर भी आ जाएगा सेल भी आ जाएगा, ध्यान रखने वाली बात है। तो ये सारा कुछ क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नो डिफरेंशिएशन इन गुड्स एंड सर्विसेज, बोथ आर टू बी कंसिडर इक्वल। ये नहीं है कि सर्विसेज को अलग से टैक्स लगाया जाएगा जैसे पहले था सर्विस टैक्स, दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा क्योंकि टैक्स का नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, इकट्ठा टैक्स लगेगा। नो टैक्स ऑन टैक्स, जिसको हम कास्केडिंग इफेक्ट बोल देते हैं, जैसे पहले था। पहले क्या था, मान लेते हैं जी एक पर्सन ने गुड्स बनाई, उसको खर्चा आया घर में 100, सबसे पहले इसके ऊपर लगी एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए, मान लेते हैं 10% लगी, 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी, ये गुड्स हो गई आपकी 110 रुपए की। अब बाद में आपको मालूम है जब गुड्स बेचते थे उस टाइम पर सेल के ऊपर वैट लगता था। अब मान लेते हैं जी इसमें 10 रुपए और ऐड कर देता हूं मैं वैट, तो गुड्स कितने की होगी आपको 120 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जा रहा है क्योंकि इसके अंदर 10 रुपए ऐड थे, उसमें आपने 10 रुपए और ऐड कर दिए वैट के, तो पहले टैक्स था उसके ऊपर और टैक्स और टैक्स, तो टैक्स अपॉन टैक्स लगता जा रहा है। तो कास्केडिंग इफेक्ट जो है वो हो रहा है कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, टैक्स बढ़ता ही जा रहा है ड्यू टू द कास्केडिंग इफेक्ट। So all these are the limitation in the previous taxation system, तो जीएसटी ने ये चीजें खत्म कर दी। तो all these are some important features, और कुछ फीचर मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीएसटी इज अ पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन। ये आपको याद रखना होगा, जो परमानेंट अकाउंट नंबर है हमारा, जिसको हम इनकम टैक्स नंबर भी बोल देते हैं, ये उसके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि ये जीएसटी जो है 15 डिजिट का नंबर है। इसमें जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो स्टेट कोड है, उसके बाद जो 10 डिजिट है अल्फा एंड न्यूमेरिक, वो बेसिकली ड्राइव फ्रॉम द पैन कार्ड, वो पैन कार्ड वाले सेम वर्ड्स होंगे आपके, और जो उसके बाद वाला वर्ड होगा वो होगा कि आपकी एक स्टेट के अंदर कितनी बिजनेस है, अगर 1 है तो 1 आ जाएगा वहां पर, अगर 2 है तो 2 आ जाएगा। उसके बाद एक अल्फाबेट होगा और लास्ट में एक न्यूमेरिक होगा, बेसिकली उसका कोई मतलब नहीं है, वो एरर चेक करने के लिए लास्ट वाले 2 डिजिट। तो इस तरह से जीएसटी एक पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। तो जिस तरह से पैन कार्ड एक पर्सन का सिर्फ एक ही हो सकता है, सेम एज यू कैन गेट अ सिंगल जीएसटी नंबर। हाँ, अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हैं तो आपको एक नया जीएसटी नंबर लेना होगा ड्यू टू द चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज होने के कारण। नेक्स्ट वन, ये जो लास्ट में आपको दिखा रहा हूं उससे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से जीएसटी और प्रीवियस टैक्स के अंदर डिफरेंस है। ये पहले इस साइड पे आपको नजर आ रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड पर, ये प्रीवियस टैक्सेशन सिस्टम है, समझिए जरा इसको। देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स 100 रुपीज, 100 रुपीज पर गुड्स जो थी वो प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जब हमने तैयार किया तो 100 रुपये हमारा खर्चा आया मैन्युफैक्चरर का। अब पहले कौन कौन से टैक्स थे, सबसे पहले लग गई जी एक्साइज 12.5%, एंट्री टैक्स जब आपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा उसके ऊपर पे किया होगा, सीएसटी जब आउट ऑफ स्टेट जाएगी, अच्छा, वैट एज वेल एज सर्विस टैक्स। तो ये सारे टैक्स को मिलाने के बाद टोटल टैक्स बन गया 32%। तो 100 रुपीज का आर्टिकल कितने का पड़ा जी, 132। एंड दिस इज द केस व्हेन देयर वाज प्रीवियस टैक्सेशन सिस्टम, ये पुराना सिस्टम की बात हो रही है। तो आपको टोटल 32% टैक्स बन रहा था अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सिस्टम। लेकिन जब हम आए जीएसटी के अंदर, मैक्सिमम रेट हमने देखा, मैक्सिमम रेट अंडर द जीएसटी 28% ओनली, सिर्फ 28% मैक्सिमम रेट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो अगर हम मैक्सिमम रेट भी पकड़ के चलें इस आर्टिकल के ऊपर, 100 का आर्टिकल था, 28% लग गया टैक्स, फिर भी हमको 128 का ही पड़ेगा। तो इट मींस ओवरऑल इंसिडेंस ऑफ टैक्स under the GST regime will be reduced, so all other taxes
because all other taxes like service VAT, CST, entry, excise be replaced with the single tax known as गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इस तरह से जीएसटी के अंदर आने से एक फायदा भी हो रहा है कि हमारा जो टैक्स है वो कम हो रहा है, क्योंकि पहले बहुत सारे टैक्सेस थे और ऑन द कंट्री आप देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन भी कम हो गया, जो लीगल मैटर थे वो भी ज्यादा थे, सर्विस टैक्स का अलग से नंबर अलग से रिटर्न जाएगा, वैट का अलग से नंबर अलग से रिटर्न जाएगा, इसी तरह से एक्साइज का अलग से नंबर अलग से रिटर्न जाएगा। सो ये सारा लीगल कंप्लेंट्स ऑल्सो बी रिड्यूस आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो ये था सारा टॉपिक अबाउट द जीएसटी एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, लेक्चर पसंद आए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एज वेल एज वीडियो को लाइक करना। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर